बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारे साथियों, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लिंग्विस्टिक्स। तो आए देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, इसके बारे में सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। लिंग्विस्टिक्स की वर्ड की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास लैटिन वर्ड से आया है, लैंग्वा, जिसका मतलब होता है टंग या प्रोड्यूस विद टंग, और एस्टिक्स मींस साइंस और नॉलेज। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ज़बानों के साइंसी मुताले को लिसानियात कहा जाता है। सो वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक्स इज दैट साइंस विच स्टडीज द ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज descriptively, historically, comparatively, and formulates the general rules related to language. लिसानियात उस इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिए ज़बान की माहियत, तश्कील, इर्तिका, ज़िंदगी और मौत के मुतालिक आगाही हासिल होती है। ज़बान के बारे में मुनज़्ज़म इल्म को लिसानियात कहा जाता है। ये ऐसी साइंस है जो ज़ुबान को उसकी दाखिली साख्त के एतबार से समझने की कोशिश करती है। इनमें अस्वात, ख़यालात, समाजी सूरत हाल व अहवाल और मानी वगैरह शामिल हैं। लिसानियात में ज़ुबान ख़ास मानी में इस्तेमाल होती है, यानी जो ज़ुबान हम बोलते हैं इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है, इसकी रिसेप्शन कैसी होती है, इसके अंदर वर्ड्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, इसके अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, वर्ड्स के मीनिंग्स क्या हैं, इन वर्ड्स के लिटरल और इम्प्लाइड और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स क्या हैं, हम बोल कैसे रहे हैं, इन सब को साइंटिफिकली देखना लिंग्विस्टिक्स या लिसानियात कहलाता है। लिंग्विस्टिक्स किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज की स्टडी नहीं है, बल्कि ये सब ह्यूमन लैंग्वेजेस को साइंसी तौर पर इन जर्नल स्टडी करने का नाम है। ज़बान के मुख्तलिफ पहलुओं का फ़नी मुतालिया लिसानियात कहलाता है, और लिसानियात को मज़ीद हिस्सों में भी तकसीम किया जा सकता है। अगर देख लिया जाए तो लिंग्विस्टिक्स को एक माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और एक मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में तकसीम किया जाता है, और फिर मैक्रो लिंग्विस्टिक्स को इंटर डिसिप्लिनरी और इंट्रा डिसिप्लिनरी में भी उसको डिवाइड किया जाता है। अगर इंट्रा डिसिप्लिनरी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास डायाक्रोनिक, साइनक्रोनिक, अप्लाइड, कंपैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स यानी तौज़ीही लिसानियात जिसमें तौज़ीह और तशरीह की जाती है, उसके अलावा कंपैरेटिव जिसमें तकाबला पेश किया जाता है, कंपैरिजन पेश की जाती है। अगर डायाक्रोनिक की बात की जाए, डायाक्रोनिक का वर्ड ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक वर्ड से आया है। डाया का मतलब होता है थ्रू और क्रोनोस का मतलब होता है टाइम। डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज़ द काइंड इन विच वी स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी इसमें ओवरऑल चेंज इन लैंग्वेज की बात हो रही है। इट स्टडीज़ द वे हाउ चॉसर्स मिडल इंग्लिश बिकेम शेक्सपियर्स इंग्लिश एंड देन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश, कि ओल्ड इंग्लिश से मिडल इंग्लिश और फिर मिडल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश किस तरह जो है ना वजूद में आई है। एंड इट आल्सो स्टडी, इसके हमें इसके बारे में भी पता चलता है कि ओल्ड या मिडल इंग्लिश मीन हाउ इट मैनेज टू सेपरेट फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज। ये टोटली ओवरऑल चेंज इन लैंग्वेज की बात करती है। अगर साइनक्रोनिक की बात की जाए तो साइनक्रोनिक का वर्ड ये भी एशियड ग्रीक से आया है। साइन का मतलब होता है टुगेदर और क्रोनोस का मतलब होता है टाइम, तो टुगेदर इन टाइम। साइनक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें वेरिएशन ऑफ टाइम की बात होती है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है। उसके बाद अगर इंटरडिसिप्लिनरी की बात की जाए तो हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक्स आती है, जिसमें सोशियो लिंग्विस्टिक्स
इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेजेस एंड सोसाइटी। ये सोसाइटी और मुख्तलिफ ज़बानों के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। साइकोलिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज़ acquired, processed and represented in the brain। उसके बाद अगर बात की जाए कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू मॉडल, प्रोसेस एंड जनरेट लैंग्वेजेस, कि इनमें कोडिंग और इनकोडिंग किस तरह होती है। फिर अगर न्यूरो लिंग्विस्टिक्स की बात की जाए तो इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स दैट लैंग्वेज वी स्पीक, हाउ डज़ इट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन, कि जो ज़ुबान हम बोलते हैं इसका दिमाग पर असर क्या होता है। इसके अलावा हम कग्निटिव लिंग्विस्टिक्स को भी पढ़ते हैं, स्टाइलिस्टिक्स को भी पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक्स को भी पढ़ते हैं। फिर अगर बात की जाए माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की, तो उसमें हम फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सीमेंटिक्स और प्रिग्मेंटिक्स को पढ़ते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। लिंग्विस्टिक्स में एक ब्रांच होती है जिसमें स्पीच साउंड्स को स्टडी किया जाता है, उसको फोनेटिक्स बोलते हैं। और जिसमें फनीम्स को स्टडी किया जाता है। अब ये फनीम्स क्या होते हैं, मतलब यूनिट्स ऑफ साउंड या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फनीम्स, और द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। तो इधर जो है ना साउंड के दो एस्पेक्ट खुल जाते हैं, एक होता है फिजिकल एस्पेक्ट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट में हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, जिसको हम पढ़ते हैं फोनेटिक्स में। और एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट में जो है ना अगर देख लिया जाए तो एब्स्ट्रैक्ट मेंटल मीनिंग ऑफ साउंड की बात अगर की जाती है तो उसको हम स्टडी करते हैं फोनोलॉजी में। तो लिंग्विस्टिक एक ऐसी ब्रांच जिसमें स्पीच साउंड्स को स्टडी किया जाता है, उसको फोनेटिक्स बोलते हैं। और जिस फनीम्स जो है ना वो उसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जब साउंड की यूनिट बनती है, साउंड सिस्टम की यूनिट बनती है, जैसे हैट, बैट, कैट, तो इन साउंड सिस्टम्स या साउंड पैटर्न्स को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको फोनोलॉजी कहा जाता है। अब इन यूनिट से बनते हैं वर्ड्स, यानी वर्ड्स के स्ट्रक्चर। उन वर्ड्स को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। अब इन्हीं वर्ड से बनती है फ्रेजेस और जुमले। इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स। और इन्हीं फ्रेज और सेंटेंसेस से बनते हैं लिटरल मीनिंग। कौन सी मीनिंग, लिटरल मीनिंग, जिनको हम स्टडी करते हैं सीमेंटिक्स में। और फिर आता है उस चीज़ का कंटेक्स्ट जानना, यानी कंटेक्चुअल मीनिंग, जिसको हम पढ़ते हैं प्रैग्मेटिक्स में। तो ये सारी ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक्स की, यानी लिंग्विस्टिक्स एक बहुत बड़ा दरख्त है और ये सारी उसकी शाखें हैं। और इन शाखों के अंदर भी शाखें हैं। पहले आती हैं वो शाखें जिसमें हम साउंड को स्टडी करते हैं, जैसे फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। फिर आती हैं वो ब्रांचेस जिसमें हम साउंड्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उसे मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स कहते हैं। और फिर आती हैं वो ब्रांचेस जिसमें उन स्ट्रक्चर्स की मीनिंग्स को समझा जाता है, जिसमें आते हैं सीमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। तो अलग अलग डायमेंशंस में हम लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं, साउंड के डायमेंशन में भी, स्ट्रक्चर के डायमेंशन में भी, मीनिंग के डायमेंशन में भी। अगर मैं और ज़्यादा डीप जाकर समझाने की कोशिश करूं तो इन ब्रांचेस के अंदर भी ब्रांचेस होती हैं, इन शाखों के अंदर भी शाखें होती हैं। उन ब्रांचेस में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई ब्रांच है तो शुरुआत की ब्रांचेस हैं जिनमें साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसा कि फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स में क्या होता है, जब हम लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे जो बारीक यूनिट होती है फोनेटिक्स, उसके अंदर हम समझते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। इसमें साउंड को स्टडी किया जाता है। इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश करते हैं। लुक, देखिए, जब हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहली चीज़ तो हम पढ़ते हैं कि साउंड बनता कैसे है।
दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, यानी ट्रांसमिट कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे वेव्स के थ्रू, लहरों के ज़रिए जाता है। और तीसरा हम पढ़ते हैं कि कोई इंसान साउंड को रिसीव कैसे करता है। तीन तरह से हम पढ़ते हैं, फोनेटिक्स में तीन शाखें होती हैं। एक, साउंड बनता कैसे है, यानी ओरिजिन ऑफ साउंड। सेकंड, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, यानी साउंड ट्रांसमिशन। और थर्ड, साउंड रिसीव कैसे होता है, यानी रिसीविंग ऑफ साउंड। ये साउंड बनता कैसे है, इसको हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स में। साउंड ट्रैवल कैसे करता है, इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। और साउंड रिसीव कैसे होता है, इसको हम पढ़ते हैं मेडिसिन में। लिंग्विस्टिक्स में जब हम इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। फिजिक्स में जब हम इसको पढ़ते हैं तो बोलते हैं अकोस्टिक फोनेटिक्स। और मेडिसिन में जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि मतलब इसकी जड़ें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी होती हैं। तो हाँ, दूसरे मज़ाबीन में भी इसकी जड़ें घुस रही हैं। ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, इनका आपस में कोरिलेशन होता है। लेकिन फ़िलहाल हमने पढ़ना है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारा गला लैंग्वेज में कितने टाइप्स के साउंड्स बना सकता है। ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारा गला इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप्स के साउंड्स बना सकता है। तो अभी तक 44 टाइप्स माना जाता है। 44 टाइप्स के साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग इंग्लिश में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से अब आप बोलोगे कि मास्टर जी ए टू जी ऐसे मिलाकर तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो मतलब इन 26 लेटर्स से भी हम और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स बना सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, जिनमें से 20 तो वावल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। इन सब को अलग अलग सिंबल दिया गया है। बच्चों, उन सिंबल्स को आपने याद करना है या रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, फिर बाद में इसको जहन नशीन करना पड़ेगा। हम लोग कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये तो हम पढ़ते हैं फोनेटिक्स में। और इस साउंड की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं फनीम। साउंड की सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? फनीम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फनीम। जब भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एक ही टाइप का जो साउंड निकलता है, जैसे ए, बी, सी, ये सब फनीम्स हैं। अब एक ही फनीम को, जैसे बी एक फनीम है, इसको हम अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं। इसको अगर और अच्छे से समझना हो तो गूगल पर जाकर देखना, किसी भी वर्ड का मीनिंग सर्च करना, आपको दो लाइंस की दरमियान यानी स्लाइडिंग लाइंस के दरमियान इस तरह से लेटर्स मिल जाएंगे। ये क्यों होते हैं, आपको समझाने के लिए दिए गए। वर्ड को एग्जैक्टली प्रोनाउंस करना है। अब आपको तो ये सब समझ में आ गया कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, ताकि आप समझ सको कि इस पर्टिकुलर वर्ड की को कैसे प्रोनाउंस करना है। अब आपसे कोई पूछ ले कि इन लाइंस की बीच में स्लांटिंग लाइंस होती हैं ना, इनके बीच में जो सिंबल्स या लेटर्स या वर्ड्स होते हैं, इनको एग्जैक्टली बोला क्या जाता है? तो इनको बोला जाता है एलोफोन्स। क्या बोला जाता है? एलोफोन्स। एलोफोन्स। और पूछा जा सकता है कि एलोफोन्स होते क्या हैं। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक ही फनीम को अलग अलग टाइप से बोला जा सकता है।
जैसे आप देख लें पेन को, स्पिन को, स्टॉप को, ये तीनों सिलेबल आपके सामने लेता हूँ। इन तीनों में पी आ रहा है, गौर करना कि इन तीनों में पी आ रहा है, लेकिन पी को मैंने अलग अलग तरीके से बोलूँगा। जब मैं बोलता हूँ पेन, तो पी पर स्ट्रॉन्ग पफ पड़ रहा है, ठीक है ना। जब मैं बोलता हूँ स्पिन, जब मैं बोलता हूँ स्पिन, तो पी पर वीक पफ पड़ रहा है। और जब मैं बोलता हूँ स्टॉप, तो पी पर कोई पफ पड़ ही नहीं रहा है। अब पफ का मतलब ये मत समझना कि जोर पड़ रहा है। मुंह से सांस कैसे बाहर आ रही है। A short explosive burst of wind is known as puff. मुंह से सांस कैसे बाहर आ रहा है। पेन जब बोलता हूँ तो बहुत तेजी से सांस बाहर आ रही है। स्पिन जब बोलता हूँ तो वीक पफ पड़ता है। और स्टॉप में तो सांस बाहर ही नहीं आती। आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी कि साउंड को प्रोनाउंस करने से सांस किस तरह बाहर आ रही है, किस में आ रही है, किस में नहीं आ रही है, किस में अटक अटक के आ रही है, किस में फ्रैक्शन हो रहा है। हाँ जी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़नीम आपको समझ में आ गया होगा कि फ़नीम क्या होता है। किसी भी टाइप का साउंड जो मुंह से बाहर आता है वो फ़नीम होता है। सिंगल साउंड, किसी भी टाइप का सिंगल साउंड फ़नीम कहलाता है। अब हमें ये समझना होगा कि ये सिलेबल क्या होता है। सिलेबल तो आप सबको पता होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा फ़नीम्स मिलते हैं तो एक सिलेबल बनता है। A syllable is a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants forming the whole part of the word। यानी सिलेबल में एक वावल का होना लाजिम है। जैसे हम वर्ड बोलते हैं फैन, इस ये देखें फा, आ और ना मिलकर फैन बनता है, को मिलाकर बनता है फैन। ये एक सिलेबल है। फैन एक सिलेबल है। ऐसी ये फैट, कैट, हैट, बैट, ये सब सिलेबल है। दो या दो से ज़्यादा साउंड मिलकर जिसमें कम से कम एक वावल शामिल हो एक सिलेबल बनता है। जैसे इट, इसमें देख लें एक ए और एक ट है। एक ए है, आई है और दूसरा ठ है, यानी ये इट बनता है। इट एक सिलेबल है। अगर सिंगल साउंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फनीम। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप ये सोच रहे हो कि सांस बाहर आएगी, सांस अंदर जाएगी, ये क्या सिस्टम हुआ। आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जा सकता है कि आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, वो माउथ ऑर्गन्स होते हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। मसलन लिप्स, टीथ, टंग, नोज। जैसे हमारे लिप्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। टीथ का भी बड़ा रोल होता है जब हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। टंग का भी अपना ही रोल होता है। नेज़ल कैविटी या नोज़ का भी अपना रोल होता है। और इसके अलावा रूफ ऑफ माउथ, जो हमारे मुंह के अंदर ऊपर की तरफ जो छत होती है ना, उस पर टंग की पोजीशन कैसे होती है, क्या ज़बान उससे टकरा रही है कोई वर्ड बोलते हुए या नहीं। जब कोई बात करेगा तो उसकी ज़बान मुंह में ऊपर रूफ को टच कर रही है या नहीं, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसके अंदर जब वो बोल रहा है तो सांस पूरी तरह से बाहर आ रही है, बीच में ब्रेक लेकर आ रही है, यानी अटक अटक के आ रही है, या फिर फ्रैक्शन के साथ आ रही है, तरतराहट के साथ आ रही है। जैसे आप बोल के देख ले ट्री, तो यहाँ पे आपको क्या फ्रिक्शन महसूस होगी। आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? वो सारे माउथ ऑर्गन्स होते हैं जिनसे साउंड को प्रोड्यूस होने में मदद मिलती है।
इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं ए टू जी, और इन 26 लेटर्स से 44 टाइप्स के साउंड निकलते हैं। कितने? 44 टाइप्स के। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो चलो अब पता लग गया है। ये तो आप सबको मालूम होगा कि 26 लेटर्स में 5 वावल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन 5 वावल्स से 20 टाइप के साउंड्स निकलते हैं और इन 21 कॉन्सोनेंट्स से 24 टाइप के साउंड्स निकलते हैं। टोटल मिला के हो गए 44। तो अब आप कहोगे कि इन 5 वावल्स से इतने सारे साउंड्स निकलते हैं। हाँ जी, इन 5 वावल्स से 20 साउंड्स निकलते हैं। कितने टाइप के? 20 टाइप के साउंड्स। तो अब हम देखते हैं कि वावल साउंड्स को, जो कि 5 वावल्स से किस तरह 20 साउंड्स निकलते हैं। और मज़े की बात यह है कि 20 साउंड्स भी मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड्स हो जाते हैं। पहला टाइप होता है मोनोफ्थोंग का, जो कि होते हैं 12, और दूसरे होते हैं डिफ्थोंग, जो कि होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। दोनों मिला के हो गए 20। यहाँ तक कहानी समझ आ गई होगी। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, मोनोफ्थोंग्स का वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी अकेला, और टोंग्स का मतलब होता है साउंड, यानी अकेला साउंड। इनको प्योर वाउल साउंड्स भी कहते हैं, यानी किसी के साथ मिले हुए नहीं होते हैं, अकेले साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे वावल्स जिनमें सिंगल साउंड निकलता हो उनको मोनोफ्थोंग या प्योर वावल साउंड्स बोलते हैं। फिर अगर डिफ्थोंग्स की बात की जाए तो इसमें डाई यानी टू की बात हो रही है, टू साउंड्स की बात हो रही है, तो इसीलिए इनको मिक्स्ड वावल साउंड्स भी कहते हैं। और इनको ग्लाइड्स भी कहा जाता है। इनको ग्लाइड्स इसलिए कहा जाता है कि कोई पर्टिकुलर वावल साउंड दूसरे पर्टिकुलर वावल साउंड पर ग्लाइड कर जाता है, यानी किस कर गुजर जाता है, तो इसलिए इसको ग्लाइड्स भी कहा जाता है। अब अगर बात की जाए फोनोलॉजी की, तो फोनोलॉजी ज़बान की आवाज़ों के निज़ाम के मुताले को फोनोलॉजी कहा जाता है। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम और साउंड पैटर्न ऑफ अ लैंग्वेज। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम और साउंड पैटर्न ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को स्टडी किया जाता है, लैंग्वेज के साउंड पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है, लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन को स्टडी किया जाता है, यानी ज़बान की आवाज़ों के निज़ाम के मुताले को फोनोलॉजी कहा जाता है। फोनोलॉजी की फिर 2 ब्रांचेज होती हैं, एक को कहते हैं सेगमेंटल फोनोलॉजी और एक को कहते हैं सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। अगर सेगमेंटल फोनोलॉजी की बात की जाए तो सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, तोड़ देना, टोटे टोटे कर देना। तो सेगमेंटल फोनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फोनोलॉजी दैट स्टडीज द इंडिविजुअल साउंड्स और सेगमेंट्स इन अ लैंग्वेज। यानी साउंड के पैटर्न को टोटे टोटे करके समझना सेगमेंटल फोनोलॉजी कहलाता है। जैसे वावल को समझें, कॉन्सोनेंट को समझें, मोनोथोंग को समझें, डिफ्थोंग्स को समझें, ट्रिप्थोंग को समझें, इनको टुकड़े टुकड़े करके समझना जो है ना सेगमेंटल फोनोलॉजी का कहलाता है। और अगर सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी की बात की जाए तो इसको जो है ना प्रोसोडिक फोनोलॉजी भी कहा जाता है। म्यूज़िक से जो है ना इसका रिलेशन होता है। सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी एनालिसिस those features that extended over more than one segment such as stress, rhythm। यानी साउंड पैटर्न के म्यूजिकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की जाती है। लिटरेचर वालों के लिए बहुत अहम होता है। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से वर्ड पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है और कौन से वर्ड पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। इसमें रिदम को समझते हैं, इंटोनेशन को समझते हैं कि जो कुछ हम बोलते हैं तो किस अल्फाज को बोलते हुए हमारी वॉइस या पिच ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ रहा है, कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। ये हमारी
मीटर के लिए बहुत अहम है। जब हम पोइट्री में मीटर पढ़ते हैं तो इनमें इंटोनेशन, पिच, स्ट्रेस, रिदम की बात होती है, तो ये म्यूज़िकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करता है। अब तक हम बात कर रहे थे फोनेटिक्स और फोनोलॉजी की, जिसमें हम साउंड को स्टडी करते हैं कि साउंड बनता कैसे है। लिंग्विस्टिक की एक अलग ब्रांच जिसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, उर्दू में उसको सर्फ या सर्फियात कहा जाता है। इसके अगर वर्ड को किया देख लिया जाए तो मॉर्फ एंशियंट ग्रीक लव वर्ड का जो है ना लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर, और ओलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ मीनिंग, morphology is the makeup of words, morphology is the study of the structure of words, and out they are formed from smaller unit, and how they are formed from smaller unit is called morphemes. उन साउंड से, यानी फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में हम साउंड को स्टडी करते हैं कि साउंड बनते कैसे हैं। उन साउंड से जो वर्ड्स बनते हैं, उन वर्ड्स के इंटरनल बनावट को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वर्ड क्या होता है। वर्ल्ड लैंग्वेज में सबसे छोटी और इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, और बीच में भी रख सकते हैं। यानी स्टार्टिंग में रख सकते हैं, एंड में रख सकते हैं। तो वर्ड सबसे छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट होती है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती, और वर्ड को ही हम मॉर्फोलॉजी समझते हैं। अगर बात की जाए सिंपल वर्ड्स या जो है ना ये मॉर्फीम्स जो होते हैं, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ उसको क्या कहा जाता है, मॉर्फीम्स को। और अगर देख लिया जाए तो मॉर्फीम्स को कहा जाता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड मॉर्फीम। अभी मॉर्फीम जो है ना, क्योंकि वर्ड्स की बात हो रही है तो इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है सिंपल वर्ड, एक होता है कम्प्लेक्स वर्ड। सिंपल वर्ड में कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ एक ही मॉर्फीम होता है। जबकि कम्प्लेक्स वर्ड्स में इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा मॉर्फीम्स हो सकते हैं। दोनों में फ़र्क समझ लें। सिंपल वर्ड में तो कोई अंदरूनी बनावट नहीं होती और इसमें एक ही मॉर्फीम होता है, जबकि पेचीदा वर्ड्स में अंदरूनी बनावट होता है और इसमें दो या दो से ज़्यादा मॉर्फीम्स हो सकते हैं। अभी ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमें एक मिसाल से समझ आएगी। जैसे मैं सिंपल वर्ड्स का एग्जांपल लेता हूँ जिनके अंदर कोई बनावट नहीं होता, जैसे वर्क, और कम्प्लेक्स वर्ड वर्कर, रन, रनर, टॉल, टॉलर। सिंपल वर्ड्स वो बेस वर्ड्स होते हैं जिनको हम और ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते, ये अपने आप में पूरी मीनिंग रखते हैं। जबकि कम्प्लेक्स वर्ड्स को तोड़ा जा सकता है, जैसे टॉल, टॉलर। टॉलर को आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। वर्ड चाहे सिंपल हो या कम्प्लेक्स, इनको मॉर्फीम्स कहा जाता है, और मॉर्फीम्स मॉर्फोलॉजी की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। खिलौनों से खेलते हुए बच्चों को आपने देखा होगा कि कैसे वो टेढ़े मेढ़े बिल्डिंग ब्लॉक से घर बनाते हैं। तो ऐसी आप लोग मान लो कि ये सिंपल और कम्प्लेक्स वर्ड जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन्हीं से लैंग्वेज बनती है। अब अगर बात की जाए दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश की जाए तो फिर वही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ मॉर्फीम। इट इज़ वेरी सिंपल। मॉर्फीम का मतलब होता है, इसके दो फीचर्स होते हैं। बस दो चीज़ें आपने याद रखनी है। मॉर्फीम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि मॉर्फीम्स क्या होते हैं। Morphemes is a word or a part of a word that has meaning। तो आपको क्या याद रखना है कि मॉर्फीम एक वर्ड भी हो सकता है और वर्ड का एक हिस्सा भी हो सकता है, और मॉर्फीम और जिसका क्या होता है, मीनिंग होता है। पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो यही है कि ये एक मॉर्फीम एक वर्ड भी हो सकता है और वर्ड का एक हिस्सा भी हो सकता है, और जिसका मानी होता है, नंबर फर्स्ट। और नंबर सेकंड आपको क्या याद रखना है, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो यह है कि मॉर्फीम को हम आगे छोटे छोटे मीनिंगफुल पार्ट्स में नहीं बांट सकते। अगर
इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे कुछ मीनिंगलेस रिमाइंडर रह जाते हैं। समझ में आ रही है बात? जिस तरह आप एग्जांपल ले कैट की, कैट को आप जो है ना अगर बांटने की कोशिश करोगे तो इस एक तरफ सी ए आ जाएगा और एक तरफ टी आ जाएगा, तो ये आपकी मीनिंगलेस रिमाइंडर रह गए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, अगर इसको जो है ना आप सी को अलग कर लें और ए टी को अलग कर लें तो ये आपका मीनिंगफुल रिमाइंडर या मीनिंगफुल पार्ट रह गया है, ठीक है ना? तो इसको आप और मजीद हिस्सों में नहीं बांट सकते। अभी अगर टाइप्स ऑफ मर्फीम की बात की जाए तो एक होता है फ्री मर्फीम और एक होता है बाउंड मर्फीम। अगर हम टाइप्स ऑफ मर्फीम की बात करें तो जो मर्फीम होता है वो हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है फ्री और दूसरा होता है बाउंड। फ्री मर्फीम वो मर्फीम होता है जो अकेला आ सकता है, जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है, आज़ाद या इंडिपेंडेंट। और दूसरा होता है बाउंड, बाउंड का मतलब होता है बंधा हुआ, डिपेंडेंट। तो फ्री मार्फीम वो मार्फीम होता है जो अकेला आ सकता है, जो अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर सकता है, जिसको किसी दूसरे मार्फीम पर इन्हिसार की ज़रूरत नहीं होती। A free morpheme is one that can occur alone, that can come alone, that can convey meaning alone. अकेले आने का मतलब यह है कि इट हैज़ का कंप्लीट मीनिंग, यानी जिसका मानी अपने आप में पूरा होता है। जब मानी पूरा होता है तो वो अकेला आ सकता है, जैसे टेबल, डॉग, फैन, चेयर, शर्ट एट्सेट्रा। फिर फ्री मार्फीम्स के दो सब टाइप्स होते हैं, एक को कहा जाता है लेक्सिकल मार्फीम और दूसरे को कहा जाता है ग्रामेटिकल मार्फीम। लेक्सिकल मार्फीम यानी लغवी माने वाले, और ग्रामेटिकल या फंक्शनल फ़ाल मार्फीम्स जो होते हैं। लेक्सिकल मार्फीम्स आर पिक्चर एंड कंटेंट वर्ड्स। लेक्सिकल मार्फीम्स आर पिक्चर एंड कंटेंट वर्ड्स, मतलब जिसको सुनते ही हमारे जहन में, हमारी आंखों के सामने एक तस्वीर बन जाती है, उसका खाका आ जाता है, जिनको हम बहुत ही इजीली पहचान लेते हैं, या जिसको सुनती ही हमारी आंखों के सामने एक बन जाती है एक पिक्चर, वो है हमारे लेक्सिकल फॉर्मीम। लेक्सिकल मॉर्फीम्स वही होते हैं ये, और ये किसी भी ज़ुबान में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में हो, हर एक लैंग्वेज में ये हो सकते हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स किसी एक ज़ुबान को स्टडी नहीं करते। लिंग्विस्टिक्स स्टडीज़ जर्नल लैंग्वेज, नॉट पर्टिकुलर लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में बहुत होते हैं, और लेक्सिकल मॉर्फीम्स में शामिल करते हैं हमारे चार नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को, वर्ब्स को और हमारे एडवर्ब्स को। नाउन्स में क्या क्या, लेक्सिकल मॉर्फीम्स में कौन कौन से जो है ना शामिल होते हैं, आपके नाउन्स हो गए, आपके एडजेक्टिव्स हो गए, आपके जितने भी वर्ब्स हैं, आपके जितने भी एडवर्ब्स हैं, ये चारों शामिल होते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ ब्लैक, तो ब्लैक एक एडजेक्टिव है, और जो ही मैं ब्लैक बोलता हूँ आपकी आंखों के सामने ब्लैक कलर आ जाता है, आप उसको इजीली पहचान लेते हो। अगर मैं बिलफर्ज कहूँ आप लोगों को ग्लास, तो फौरन ग्लास का एक खाका, एक पिक्चर आप लोगों की आंखों के सामने आ जाता है, आपके जहन में उसका खाका आ जाता है, उसकी तस्वीर आ जाती है, और ग्लास हमारा एक नाउन है। यानी इसको आप इजीली बहुत आसानी से जो है ना पहचान सकते हो, और इन्हीं को लेक्सिकल मॉर्फीम्स कहा जाता है। लेक्सिकल मॉर्फीम हर ज़बान में बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये आए दिन हर साल इनकी तादाद बढ़ती ही चली जाती है, यानी हर साल जो है ना ये आपकी डिक्शनरी में इजाफा करते चले जाते हैं। अब चलते हैं दूसरी मॉर्फीम की तरफ। जैसा कि नाम ही से पता चलता है ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल यानी ग्रामर वर्ड्स, यानी ग्रामर वर्ड्स। एंड ईच एंड एवरी लैंग्वेज ग्रामर वर्ड्स आर लिमिटेड, यानी ये ग्रामर के वर्ड्स होते हैं, और ग्रामर के जो वर्ड्स होते हैं वो हर एक लैंग्वेज में बहुत कम होते हैं, एंड दे डू नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, और ये बार बार इसमें चेंजेस भी नहीं होते, ये बार बार बदलते भी नहीं हैं। तो इसमें हमारे क्या क्या शामिल है, इसमें हमारे शामिल है प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें हमारे क्या क्या शामिल है, एक प्रीपोजिशंस हो गए, एक कंजंक्शंस हो गए, और एक हो गए पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे आई, माई, और, एंड, एट, ऑफ। ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स हैं, ये हमारे सारे क्या हैं,
ग्रामेटिकल या फंक्शनल मार्फीम्स हैं। बात की जाए बाउंड मार्फीम्स की, तो इनको मज़ीद दो टाइप सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है इन्फ्लेक्शनल और दूसरे को कहा जाता है डिराइवेशनल, यानी एक मुतज़ाद होता है और दूसरा मश्तक होता है। जैसा कि नाम ही से पहले बाउंड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम ही से पता चलता है, बाउंड्स, बाउंड्स का मतलब होता है बंधे हुए, किसी और पर इन्हिसार किए हुए। बॉन्ड मॉर्फीम्स आर नॉट कंप्लीट इन देमसेल्व्स, हुज मीनिंग्स आर नॉट कंप्लीट इन देमसेल्व्स, जिसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं होता। दैट्स वाई दे डिपेंड अपॉन द फ्री मॉर्फीम्स फॉर मीनिंग। इसलिए ये फ्री मॉर्फीम पर इन्हिसार करते हैं अपनी मीनिंग्स को पूरा करने के लिए। इसलिए इनको बाउंड मॉर्फीम्स कहते हैं, क्योंकि ये बाउंड हैं किससे? फ्री मॉर्फीम से। आपने सुना होगा अफेक्सिस का नाम। अफेक्सिस क्या होते हैं? अफिक्सिस का मतलब होता है समथिंग अटैच्ड टू द रूट, समथिंग एडेड टू द रूट। जब रूट के साथ हम कुछ वर्ड्स अटैच करते हैं तो हमारा अफेक्सिस कहलाता है। यानी और अफेक्सिस किसी भी ज़ुबान में बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं, किसी भी ज़ुबान में बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं। जैसे अभी आप देख लें टीच, टीच के ऊपर अगर मैं जो है ना, या टीचर का वर्ड आप देख लें, टीच इसमें एक वर्ब है और ये हमारा फ्री मार्फीम है, ई आर हमारा एक बाउंड मार्फीम है। समझ में आ रही है ना बात? यानी अफिक्सिस, अफिक्सिस फिर आप लोगों को पता है तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक को कहा जाता है प्रीफिक्स, एक को कहा जाता है सफिक्स और एक को कहा जाता है इनफिक्स। तो अफिक्सिस वो रूट वर्ड्स होते हैं जिनको हम मज़ीद टुकड़ों में नहीं बांट सकते। अगर इनको हम और मज़ीद टुकड़ों में बांटेंगे तो इनकी मीनिंग कंप्लीटली डैमेज हो जाती है, ठीक है ना। तो अफेक्सिस वो वर्ड्स होते हैं, तो एक को कहा जाता है प्रीफिक्स, एक को कहा जाता है सफिक्स, एक को हम उर्दू में साबिका कहते हैं और एक को लाहिका कहते हैं और एक को इनफिक्स कहा जाता है। जो बीच में होते हैं उनको इनफिक्स कहा जाता है, जो पहले लगते हैं उनको प्रीफिक्स कहा जाता है और जो पीछे लगते हैं उनको सफिक्स कहा जाता है। एक्चुअली जितने भी अफेक्सेस होते हैं वो बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं। जितने भी आपके अफेक्सेस होते हैं ना, वो सारे के सारे कौन से होते हैं? बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं। और एक्चुअली इनफिक्सेस जो होते हैं वो सिर्फ दो ही कंडीशंस में लगते हैं, दो ही कंडीशंस में यूज होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्लूरल फॉर्मेशन में। जब आपने प्लूरल फॉर्मेशन करना है, जब आपने प्लूरल बनाना होता है, जिस तरह आप देख लें फुट, फुट का हम प्लूरल क्या बनाते हैं? फीट। यानी इसमें चेंजेस क्या आ रही है, इसके अंदर जो इनफिक्सिस में जो चेंजेस आ रही है वो आपके वॉवल्स में जो है ना चेंजेस आ रही है। डबल ओ से आप देख लें डबल ई हो गया। इस तरह टुथ को देख लें टीथ, माउस को देख लें माइस। अभी जितने भी आप जो है ना प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे उसमें आपका वावल जो है ना वही चेंज होता रहेगा। दूसरी हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स, इसमें भी जो है ना वॉवल्स तब्दील होते रहते हैं। जिस तरह स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सिंग, सैंग, संग। इस तरह जो है ना ये सारे तो दो ही कंडीशंस में हमारे जो है ना इनफिक्सिस जो होते हैं वो सिर्फ दो ही कंडीशंस में लगते हैं, दो ही कंडीशन में यूज होते हैं। एक होता है प्लूरल फॉर्मेशन और एक होता है आपका इर्रेगुलर वर्ब्स। फिर अगर बात की जाए इसके इन्फ्लेक्शनल की, तो इन्फ्लेक्शनल जो है ना जो मुतज़ाद होते हैं वो मर्फीम होता है जो जो किसी वर्ड से जब लगता है, जब किसी वर्ड्स के पीछे लगता है तो उसकी क्लास को तब्दील नहीं करता। ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम इज वन व्हेन अटैच्ड टू अ रूट डज नॉट चेंज इट क्लास, डज नॉट चेंज इट्स क्लास, ये क्लास को चेंज नहीं करता। जिस तरह आप देख लें बुक, बुक क्या है? एक नाउन है। अगर इसके पीछे मैं एक सफिक्स कर लेता हूँ एस, बुक्स बना लेता हूँ, इसका प्लूरल बना लेता हूँ, तो ये क्या? बुक्स। तो नाउन का नाउन ही रहा, ठीक है, प्लूरल हो गया, लेकिन क्लास इसने चेंज नहीं की। इस तरह ग्लास है, ग्लास क्या है? एक नाउन है। अगर इसके पीछे मैं ई एस लगा लेता हूँ, ग्लासेस कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये इसने अपनी क्लास चेंज नहीं की। टाल को आप देख लें, स्मॉल को आप देख लें, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अगर इसके पीछे मैं ई आर लगा लेता हूँ, यानी टाल से टालर बन जाता है या स्मॉल से स्मॉलर बन जाता है, तो ये अपनी क्लास चेंज नहीं करता, ये चेंज नहीं करता। तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम में प्रीफिक्सेस नहीं होते,
ठीक है ना। इसमें तो या इन्फिक्सेस होते हैं या फिर सफिक्सेस होते हैं, ठीक है ना। और ये टोटल होते हैं 8 सफिक्सेस होते हैं, टोटल 8 सफिक्सेस होते हैं। देयर आर 8 सफिक्सेस इन इंग्लिश। दो हमारे होते हैं नाउन में, टू आर अटैच टू नाउन, दो हमारे होते हैं नाउन में। नंबर 1 एस या ई एस या आई ई एस टू मेक प्लूरल, एस या ई एस या आई ई एस टू मेक प्लूरल, जिस तरह बुक से बुक्स, ग्लास से ग्लासेस। और दूसरा हमारा होता है अपस्ट्रोफे एस, अपस्ट्रोफे एस जो हमारा पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह हम कहते हैं अलीज बुक, अली की किताब। तो दो हमारे होते हैं नाउन के लिए, दो हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स के लिए। एडजेक्टिव्स में नंबर फर्स्ट होता है ई आर, जो हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमारा होता है ई एस टी, जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री के लिए होता है। दो हमारे आ गए हैं एडजेक्टिव्स के लिए और 4 हमारे होते हैं वर्ब्स के लिए। कौन से? एक लगता है एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, जिस तरह गो से गोज, जिस तरह गो से गोज। इस तरह ईडी हमारी रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं, जिसको ईडी फैमिली कहा जाता है, पास्ट टेंस में जिसको हम लगाते हैं डिसाइड से डिसाइडेड। तीसरा हमारा होता है आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिस तरह डांस से डांसिंग। इस तरह हमारा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। उसके बाद हम बात करते हैं डिराइवेशनल मॉर्फीम्स की। ये वो होते हैं जो किसी वर्ड के साथ लगते हैं तो उसका क्लास चेंज भी कर लेते हैं या मेंटेन कर लेते हैं, या किसी का दो ही जो है ना इसमें कंडीशंस होती हैं, इसमें दो ही केस में होती हैं, या क्लास चेंजिंग या फिर क्लास मेंटेनिंग। या तो क्लास चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर क्लास को मेंटेन कर लेते हैं। जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया है कि टीच एक वर्ब है, ईयर लगाने से इसकी क्लास तब्दील हो गई है, ये एक नाउन बन गया, टीचर एक नाउन होता है। इस तरह अगर क्लास मेंटेनिंग वो होते हैं जो किसी की क्लास के पीछे जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं, तो इसमें जो है ना चेंजेस तो लाते हैं लेकिन क्लास को कायम रख लेते हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप चाइल्ड को देख लो, एक कॉमन नाउन है, इसके पीछे अगर मैं जो है ना सफिक्स कर लेता हूँ हुड को, तो ये चाइल्डहुड बन जाता है, और चाइल्डहुड जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो उम्मीद है आपको जो है ना मॉर्फीम्स पूरी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब अगर बात की जाए सेंटेक्स की, तो सेंटेक्स हमारा नहवियात होता है, ग्रीक वर्ड से आता है, जिसको हम कहते हैं अरेंजिंग टुगेदर या ऑर्डरिंग टुगेदर या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या पुटिंग टुगेदर। तो सेंटेक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। ग्रामेटिकली सेंटेंसेस सही हैं या नहीं है, यहीं से आपकी ग्रामर की इब्तिदा भी होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सेंटेंस। यानी इसमें बकायदा आपका एक स्ट्रक्चर आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। सेंटेक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड फ्रेजेस, कि जुमला बनता कैसे है। किसी ज़बान में अल्फाज की मखसूस और बामानी तरतीब को सेंटेक्स यानी नहवियात कहते हैं। ज़बान में जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब के कायदों का मुताला नहवियात में किया जाता है। इसको हम डिटेल के साथ उठाएंगे आगे के चैप्टर में। फिर अगर बात की जाए सिमेंटिक्स की, एक होता है सिमेंटिक्स, एक होता है सेमोटिक्स। साइमोटिक्स जो होता है वो द स्टडी ऑफ साइंस होता है, और सिमेंटिक्स जो होता है ये भी एक ग्रीक वर्ड सिमाइनो से निकला है, टू सिग्निफाई, टू मीन, द स्टडी ऑफ मीनिंग को कहा जाता है। और इसकी थ्योरी दी थी हमें फ्रेंच लिंग्विस्ट मिशेल ब्रायल ने 1883 में। तो इसको इल्म मानी या मानवियात कहा जाता है। वजाहत अंडरस्टैंडिंग और प्रिंटिंग जो है ना ये करता है। मानियात में उन तरीक़ों का मुताला किया जाता है जिनसे ज़बान में मानी समझना मकसूद हो। मीनिंग्स ऑफ एनी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। सिमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। किसी भी वर्ड, फ्रेज या जुमले का मतलब समझना मानी मानवियात कहलाता है। सिमेंटिक्स में हम ऑब्जेक्टिव या जर्नल या लिटरल मीनिंग को समझते हैं, जबकि प्रेगमेटिक्स में हम कंटेक्सचुअल मीनिंग यानी डीप मीनिंग को समझते हैं। प्रेगमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन कंटेक्स्ट टू अचीव डिफरेंट कम्युनिकेटिव गोल्स।
तो ये था हमारा एक हल्का सा टॉपिक। सिमेंटिक्स के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो इसमें जो है ना, अगर आप देख लें तो इसमें बहुत ज़्यादा इसकी टाइप्स भी हैं। जिस तरह डेनोवेटिव जो है ना मीनिंग होती है, कंसेप्चुअल मीनिंग होती है, कनोटेटिव मीनिंग होती है, सोशल मीनिंग होती है, अफेक्टिव मीनिंग होती है, रिफ्लेक्टेड मीनिंग होती है, कोलोकेटिव मीनिंग होती है और थीमेटिक मीनिंग।